नमस्कार। इस सुहावने मौसम में गुरुवार के दिन मैं तन्वी खुराना आप सभी के सामने पेश करती हूँ योग पर आधारित हमारा ये सत्र योग शक्ति, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिस योग की क्रियाएं हम आपको दिखाने वाले हैं, वो है योग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि योग फॉर पाचन तंत्र। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस विषय से जुड़ा हुआ, कुछ भी आप जानना चाहते हैं पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल। हमें फोन कीजिए, हमारा नंबर है 8800440559। अगर आप हमें इस वक्त हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जो कि है NCERT ऑफिशियल, तो उसके माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और YouTube चैनल है जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और वो है डायरेक्टर MDNIY। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, इन दोनों को ही पूरा श्रेय जाता है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया जा रहा है CIET NCERT के माध्यम से। चलिए आपका परिचय करवाते हैं हम हमारे योग थेरेपिस्ट से, जो कि हैं MDNIY से। हमारे साथ मौजूद हैं श्री शशांक आत्रे जी। नमस्ते, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हमारे साथ एक डेमोन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं, जो आपको इन योग की क्रियाएं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, और वो है श्री मुरली MR। स्वागत है सर आपका। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर हैं MSc स्टूडेंट मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप हमें ईमेल करना चाहें वो सवाल, तो हमारा ईमेल ID होगा mdniy@yahoo.co.in। तो आपके सवालों का इंतजार करेंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और सबसे पहले योग की क्रियाओं से भी पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि सब पाचन आखिर होता क्या है, और ये जो पाचन तंत्र है वो भी आप साधारण सी परिभाषा आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइएगा। बिल्कुल जी। देखिए, हमारा जो शरीर है ये सेल से मिलकर बना हुआ है, और सेल से फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स बनते हैं जी। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक खास तरह के काम करते हैं जी। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके खास काम करते हैं, उस हिसाब से उसको एक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र पाचन से संबंधित कार्य में संलग्न होता है, तो इससे संबंधित कुछ अंग है। जैसे मुंह से हम शुरू करते हैं, खाना खाने में जो जो अंग प्रयोग होते हैं, जैसे मुंह, दांत, जीभ, है ना, सैलिवरी ग्लैंड, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर इससे और भी संबंधित अंग है, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। तो ये जितने भी अंग हैं, ये सभी सम्मिलित रूप से एक काम को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाचन। तो पाचन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर से, वातावरण से हम कुछ भी अपने शरीर में जो धारण करते हैं भोजन के रूप में, वो हमारे शरीर के लिए साथ में नहीं होता है। तो उसको इस हद तक तोड़ना ताकि वो शरीर में इजीली एब्जॉर्ब हो सके, और एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में सर्कुलेट हो सके, और वो शरीर के साथ एकाकार हो सके। तो इस प्रक्रिया को हम पाचन बोलते हैं। जैसे कि हम खाने में हम जानते हैं कि हमारे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, लेकिन जिस फॉर्म में हम खाने में उसको लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड तक, और फैट्स का होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तक, और कार्बोहाइड्रेट का होता है ग्लूकोज तक। तो ये जो यूनिट्स हैं उसकी, उस रूप में ये शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और फिर वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, और वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो हमें पोषण देता है, शक्ति देता है। तो ये होता है पाचन। तो पाचन तंत्र का जो प्रमुख कार्य हुआ पाचन, और पाचन का जो केंद्र है, जो आत्मा हम बोले पाचन की, तो वो होती है जठराग्नि, गैस्ट्रिक फायर। ये जठराग्नि ही पाचन को संपादित करती है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए सुश्रुत जी ने कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें तीनों दोष समअवस्था में हो, शरीर में 13 अग्नियाँ होती हैं जो बैलेंस्ड हों, समअवस्था में हों, सम धातु जो हमारे शरीर में जितनी धातुएं हैं वो बैलेंस्ड हों, और हमारे शरीर में जितने भी मल होते हैं उनका निष्कासन ठीक तरीके से होता हो, और जो कोई व्यक्ति जिसकी इंद्रियां, आत्मा और मन प्रसन्न हो, इसको हम स्वस्थ कहते हैं। तो इसमें जो हम समाग्निष्ठ की बात करते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियां होती हैं, जिसमें से एक जठराग्नि होती है,
5 भूताग्नियाँ होती हैं और 7 धात्वाग्नि होती हैं। 7 धातुएं होती हैं, उनसे संबंधित एक एक अग्नि होती है। तो उसमें से जठराग्नि प्रधान होती है। तो जठराग्नि ही पाचन का कार्य संपादित करती है। तो आयुर्वेद में तो जठराग्नि को इतना महत्व दिया गया है कि जठराग्नि के लिए कहा गया है कि शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवत्य नामयम, यानी जब तक आपकी जठराग्नि ठीक तरीके से कार्य कर रही है तब तक आप स्वस्थ हो और तब तक आपकी आयु है। यदि जठराग्नि शांत हो जाए आपकी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो मूल कारण है वो है जठराग्नि। इसीलिए जठराग्नि को संरक्षित करने की बात की गई है। और जठराग्नि हमारे आरोग्य के लिए, पाचन के लिए और वर्ण के लिए, बल के लिए, इन सब के लिए कारण होता है। तो जठराग्नि को संरक्षित करने की बात की जाती है। तो हमारे शरीर में जठराग्नि के ऊपर अलग अलग दोषों का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। जब वात का डोमिनेंस होता है, वात की प्रबलता होती है, तो जठराग्नि विषम अग्नि बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जितने वात का डोमिनेंस है उसको कभी भूख बहुत तेज लगती है, फिर कभी नहीं लगती है। और फिर जिनमें पित्त की प्रबलता हो जाती है उनकी तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है, यानी उनको बहुत प्रचंड भूख लगती है। वो खाना खाते हैं फिर जल्दी से उनको दोबारा भूख लग जाती है। और जिनमें कफ की प्रधानता हो जाती है, जो कफ डोमिनेंट लोग हैं, उनमें जो है मंदाग्नि हो जाती है, उनका डाइजेशन वीक हो जाता है। वो एक बार खा लेते हैं तो फिर लंबे समय तक उनको खाने की आवश्यकता नहीं लगती, उनका पेट भरा भरा सा लगता है। और एक होती है सम अग्नि, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कारण बनती है। तो सम अग्नि बिल्कुल बैलेंस्ड अग्नि है। जी जी। तो सर क्या हम शुरू करें, वो कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे दर्शक देख सकते हैं, अगर उन्हें पाचन की दिक्कत है जी, तो वो इससे दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, योग हमारे पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योग में बहुत सारे अभ्यास हैं जो पाचन को इम्प्रूव करते हैं, गैस्ट्रिक फॉर को इम्प्रूव करते हैं। हम योग से परिचित हों, योग पाचन से संबंधित क्रियाओं से परिचित हों, इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ें। गहरी श्वास भरें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहला अभ्यास करेंगे अग्निसार। अग्निसार के लिए दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे। घुटने को प्रेस करके रखें ताकि कूहनी आपकी सीधी हो जाए। नाक से श्वास अंदर भरेंगे, मुंह से पूरी श्वास खाली करेंगे। श्वास खाली करके जालंधर बंद लगाएंगे, यानी चिन लॉक करेंगे। इसके बाद पेट को अंदर और बाहर पंप करना है। पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करना है, पीठ की तरफ खींचना है, फिर बाहर छोड़ना है। यह अभ्यास अग्निसार है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि अग्नि को बढ़ाने वाला, जठराग्नि, जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे जठराग्नि के बारे में,
तो यह अभ्यास आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, इसीलिए इसका नाम अग्निसार है। जिन लोगों की अग्नि मंद है, मंदाग्नि के शिकार हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब तक आपकी सांस रुकी है तब तक आप इसको करते रहें। जब ऐसा लगे कि सांस लेना है तो धीरे से जालंधर बंद को हटाएंगे, गर्दन को सीधा करके नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। जी, अगला अभ्यास है हमारा उड्डयन बंद। उड्डयन बंद के लिए हथेली घुटने के ऊपर ही रखें पलट के, घुटने को दबाएं, कूहनी सीधी करें, श्वास भरें, मुंह से पूरी श्वास खाली करें। श्वास खाली करने के पश्चात जालंधर बंद लगाएं, चिन लॉक करें और पीठ को पीछे और ऊपर की तरफ उठा के रखें। पहले पीछे खींचें फिर ऊपर उठाएं, तो पेट में एक गड्ढा बन जाएगा। इसको तब तक रोक के रखना है जब तक कि आपकी सांस आराम से रुकती है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब आपको सांस की आवश्यकता है तो गर्दन को सीधा करके नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे। यह अभ्यास जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को मिला के खड़े हों। यदि आपको बैलेंस करने में दिक्कत है तो पैरों में हल्का सा गैप करें और पंजे समानांतर कर लें। श्वास भरते हुए हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, हाथ की उंगली को आपस में फंसा लें, हथेली को पलट के ऊपर ले जाएं। अब स्पाइन को सीधा करने के लिए चेस्ट को लूज करें, हिप को थोड़ा आगे पुश करें और पेट को अंदर की तरफ खींच लें। अब धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएं, किसी भी एक निश्चित बिंदु को देखते रहें ताकि आपकी स्थिरता बनी रहे। ताड़ासन जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए उपयोगी होने के साथ ही साथ बच्चों में ये लंबाई बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनके लिए ये, यदि वो नियमित रूप से ताड़ासन का अभ्यास करें तो उनकी लंबाई में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। धीरे धीरे एड़ी को नीचे करें और श्वास निकालते हुए हाथ को साइड से नीचे लेके आए। अब हम करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, उंगलियों को फंसाएं, हथेली पलट के ऊपर लेके जाएं। अब कमर को पहले सीधा कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि चेस्ट को लूज करना है, हिप को आगे पुश करना है और पेट को अंदर लेना है। पेट को अंदर रखते हुए श्वास निकालते हुए दाहिनी तरफ झुक जाएं। बिल्कुल सीधे झुकना है, ना आगे ना पीछे, स्ट्रेट। श्वास को यहाँ पे सामान्य रखें। सामान्य श्वास के साथ धीरे धीरे कमर में होने वाले खिंचाव को अनुभव करते रहें। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से शरीर अपने आप नीचे गिरता जाएगा। कुछ समय यहाँ रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। एक बार और हाथ को ऊपर खींचें, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ जाएं। कुछ समय सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे रुकें। यदि किसी को साइड में फैट जमा हुआ, उसकी कमर की गोलाई बढ़ गई है तो ये उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए वापस आएं, निकालते हुए हाथ साइड से नीचे। अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में कंधे के बराबर का अंतर कर लें, पंजे समानांतर। श्वास भरते हुए हाथ को आगे से ऊपर उठाएं, हथेली आमने सामने। श्वास निकालते हुए बाईं तरफ घूमें। दाहिने हाथ की उंगलियां कंधे से लग जाएं, कूहनी कंधे के लेवल पे ऊपर उठी हुई और पीछे वाले हाथ को देखते रहें। ध्यान रखें इसमें कि कमर नहीं घूमनी चाहिए, कमर को सीधा रखना है। कुछ समय यहाँ पे सामान्य श्वास के साथ रुकना है। इसके पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, निकालते हुए दूसरी ओर जाएं। ध्यान रखें कमर ना घूमने पाए। श्वास भरते हुए वापस
निकालते हुए हाथ धीरे से नीचे। ये शुरू के 3 अभ्यास जो हमने करे हैं, ताड़ासन, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन और कटी चक्रासन। ये अभ्यास यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह उठ के गर्म पानी पी के इन 3 आसनों का अभ्यास करके यदि वो शौच के लिए जाए तो उसको पेट साफ करने में बहुत मदद होगी। अब हम करेंगे अगला अभ्यास उत्कटासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर का अंतर रखें। श्वास भरते हुए हाथ आगे से ऊपर उठाएं कंधे के लेवल पे। श्वास निकालते हुए घुटने को मोड़ें 90 डिग्री तक, ऐसे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं। पीठ को थोड़ा पीछे की तरफ खींच के रखें। बस यहाँ पे सामान्य श्वास के साथ कुछ समय रुकना है। ये अभ्यास भी आपके पाचन को सुधारने के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ ये आपकी जंघा की मांसपेशियों को सुडौल बनाता है, जंघा में बढ़े हुए फैट को कम करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास निकालते हुए हाथ को नीचे करते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे कागासन का। दोनों पैरों को मिला लें। श्वास भरते हुए हाथ को एक बार फिर से कंधे के लेवल पे उठाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं और पूरा बैठ जाएं। हथेलियों को घुटने के ऊपर रख दें। यदि आप घुटने को पकड़ के बैठ सकते हैं तो ठीक है। यदि आपको दिक्कत लग रही है तो आप घुटने को बाहर से लपेट के पकड़ सकते हैं। हाथ को लपेट के पकड़ लें एक बार। घुटने को चेस्ट के ऊपर प्रेस करें और स्पाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचें। यहाँ पे आपकी एड़ी नीचे लगी हुई रहेगी और कमर को सीधा करके इसमें बैठना है आपको। जैसा आप सभी ने देखा होगा, ऐसे लोग जो ज़्यादा श्रम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को आपने देखा वो दिन भर इसी आसन में बैठ के काम कर सकते हैं। और उनको मैंने देखा है कई बार कि वो ऐसे ही बैठ के खाना भी खाते हैं, तो उनको पाचन से संबंधित कोई भी व्याधि जल्दी होती नहीं है। वापस आने के लिए हाथ को खोल दें। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, निकालते हुए हाथ को नीचे कर दें और अब धीरे से बैठ के शिथिल दंडासन में विश्राम करें। जी सर, ये जो आपने क्रियाएं बताई और बताया कि पाचन में जिसको दिक्कत होती है वो ये कर सकते हैं जी। पर किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें पाचन की दिक्कत है और उन्हें योगिक क्रियाओं की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पाचन ऐसा है जी। कि ये इसको पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पता चल ही जाता है। कुछ लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे, जैसे कि आप खाना खाओगे तो वो खाना आपका ठीक से पचेगा नहीं, अपचन होगी, इंडाइजेशन होगा, फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। जैसा कि आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो गोलियां खाते रहते हैं। फिर आपको क्या होगा कि गैस बनेगी, ब्लोटिंग रहेगी पेट में, पेट हमेशा फूला फूला सा रहेगा। और फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी किसी को लूज मोशन हो जाता है। या आजकल एक बीमारी बहुत पॉपुलर हो गई है, IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कभी तो कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी लूज मोशन होता है। फिर इसी से रिलेटेड आपको पाइल्स हो गया है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, साथ में अब अगर आपको कभी उत्साह नहीं महसूस हो रहा है या शक्तिहीनता लग रही है, आपको जीवन में जोश नहीं लग रहा है या आपका कलर थोड़ा सा डल हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जी जी। तो अब हम अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों पैरों को मिला लें, हथेलियों को जंघा के बगल में रखें, एक तरफ झुकते हुए पैरों को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएं। हथेलियों को घुटने के ऊपर रख के कमर सीधी कर दें। वज्रासन एक बहुत ही पॉपुलर आसन है, खासकर इस बात के लिए कि कोई आसन जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है वो है वज्रासन। बाकी सभी आसनों के लिए आवश्यक है कि आपका पेट खाली हो, खाने के बाद कम से कम कुछ घंटे का गैप हो, तब आप आसन कर सकते हैं। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हो। ये पाचन को इम्प्रूव करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आपके पाचन को थोड़ा तीव्रता प्रदान करता है, तो कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए वज्रासन हमारे इस कार्यक्रम के लिए, पाचन तंत्र से संबंधित योग के लिए एक बहुत ही उपयोगी आसन है।
अब हम अगला अभ्यास करेंगे ऊष्ट्रासन। धीरे से घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे के बराबर का अंतर करें। पंजों में भी इतना ही अंतर, पंजे आपके फ्लैट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं, कंधे के लेवल पे, सिर्फ कंधे के लेवल पे। श्वास निकालते हुए पीछे लेके जाएं, एड़ी पकड़ लें। एड़ी पकड़ के कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के आगे पुश करना है। यदि कोई ऐसा है जो एड़ी को नहीं पकड़ सकता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो हथेली को कमर पे रख के भी इस अभ्यास को कर सकता है। एक बार दिखा दें, हथेली को कमर पे रख के। हाँ, इस तरह से ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे श्वास को सामान्य रखना है। जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। कुछ समय इस अभ्यास में आपको सामान्य श्वास के साथ रुकना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आना है और श्वास निकालते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। ऊष्ट्रासन कमर दर्द से संबंधित समस्याओं के लिए एक वरदान है। अगला अभ्यास हम करेंगे शशक आसन, नहीं मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे। हाथ का अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद करके नाभि के बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए चिन को आगे खींचते हुए झुकें। दृष्टि भ्रू मध्य पर, और यहाँ पे सामान्य श्वास के साथ रुकना है आपको। जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर हाई है, या जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या जिनको हार्निया है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। मंडूक आसन पाचन तंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये पाचन अंगों को अच्छे से मसाज करता है। डायबिटीज से संबंधित समस्याओं के लिए एक अच्छा अभ्यास है ये। कुछ समय इस अभ्यास आसन में सामान्य श्वास के साथ रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। कुछ समय विश्राम करें सामान्य श्वास के साथ। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में कुछ समय विश्राम। जैसे ही हम कोई आसन आरंभ करते हैं, उससे पहले शरीर को थोड़ा सा शिथिल करना आवश्यक होता है। इसीलिए अभ्यास आरंभ करने से पहले थोड़ी देर शरीर को विश्राम दें, ताकि शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाएं, अगले अभ्यास के लिए वो तैयार हो जाएं। अब हम पैरों को धीरे से मोड़ेंगे। पैरों को मोड़ लें। पैर का अंगूठा मिला हुआ रहे और घुटने अलग कर लें। हाथ से टखने को पकड़ लें और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। हाथ से ज़्यादा नहीं खींचना है, पैर को ज़्यादा खींचना है। पैर को सीधा करने की कोशिश करना है तो शरीर अपने आप खींचेगा। पूरे शरीर का भार नाभि के ऊपर होगा। श्वास सामान्य होगी। जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कुछ समय में सामान्य श्वास के साथ रुकना है। कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है कि जब लोग धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो धनुरासन से लौटने के इमीडिएट बाद वो तुरंत कहते हैं मुझे भूख लग गई है। मतलब जठराग्नि इतनी तीव्र हो जाती है, आपको तत्काल अनुभव होने लगता है कि मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और मकरासन में विश्राम करें। जी सर, हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। अभी आपने वज्रासन बताया, वज्रासन में व्यक्ति को कितनी देर बैठना चाहिए? ऐसा मिनिमम 5 मिनट तो बैठिए। इसके बाद आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठ सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य है। अच्छा। टाइम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। तो मिनिमम 5 मिनट तो बैठिए। ठीक है। कोशिश ये करिए लंच या डिनर के बाद थोड़ा सा 5 मिनट टाइम निकाल के वज्रासन बैठें तो आपका खाना अच्छे से पच जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पाचन तंत्र है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं व्यक्ति के लिए? देखो, पाचन तंत्र के खराब होने के बहुत सारे कारण हैं और ख़ासकर आजकल हमारी जीवन शैली ही कुछ ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से पाचन तंत्र का खराब होना तो सुनिश्चित है। जैसे कि हम लोग देखें
तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। जैसे कि हमारे मनपसंद कोई खाना मिल गया तो हम उसको बिल्कुल दबा के खाते हैं। ये जो ओवर ईटिंग है, जिसकी वजह से आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है। या फिर कई लोग ओवर ईटिंग करते करते जब थक जाते हैं, उनको लगता है कि वजन बहुत बढ़ गया है, अब तो हमें डाइटिंग करनी है, तो एक वो लंबे उपवास पे चले जाते हैं। लंबा उपवास भी जठराग्नि को मंद करता है, ठीक है। फिर दूसरा कारण ये है कि आजकल की जो हमारी जीवन शैली है वो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम बिल्कुल कोई काम ही नहीं करते, सुबह से शाम तक बिल्कुल शरीर को हिलाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। इसके अलावा हमारे जीवन में व्यायाम की बिल्कुल भी कमी हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो व्यायाम करते हैं, ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल व्यायाम से बचते हैं। जब मजबूरी आ जाती है तब व्यायाम आरंभ करते हैं। तो व्यायाम की कमी की वजह से भी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। या फिर कई बार आजकल मैंने देखा एक फैशन हो गया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। कोई बोलता है 6 लीटर पियो, 8 लीटर पियो। ये जो एक्सेस अमाउंट में हम वाटर इनटेक करते हैं, उसकी वजह से हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। आपको जठराग्नि को समझना हो तो आप जठराग्नि को ऐसे समझिए जैसे हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसको आप जठराग्नि समझिए। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा हवन सामग्री डाल दी तो वो बुझ जाती है। अगर आपने कभी हवन किया होगा तो आपको पता होगा। तो या फिर आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला तो भी वो बुझ जाएगा, उसको जलने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये इस तरह से जठराग्नि को हमें जला के रखना है। हमें यही सब रीजन है जिसकी वजह से हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। जी जी सर, जैसे आपने कहा कि पानी का ओवर इनटेक नहीं करना चाहिए, तो कितना पानी एक दिन में इंसान को पीना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन लिया। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आज इतने तरह की पैथीज मार्केट में अवेलेबल हैं, खासकर हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर हमें तो तमाम लोग सलाह देते रहते हैं कि कोई इतना पानी पियो, इतना पियो, ऐसे करो, वैसे करो। नेचुरोपैथिक अपने कॉन्सेप्ट हैं, आयुर्वेद के अपने कॉन्सेप्ट हैं, योग के और एलोपैथ के, और तमाम लोगों के अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग राय है। तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़े दिन किसी के मत पे चलते हो, फिर उसमें जब आपको मुश्किल लगती है तो किसी और के पास जाते हो। तो ऐसे ही भटकते भटकते हमारा जीवन निकल जाता है। हमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे अंदर सारे विशेषज्ञ को रख के दिया है हमें। अगर आपको ये जानना है कि आपको कितना पानी पीना है और कितना खाना है, साथ में ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और कितना सोना है, ये तीनों ही क्वेश्चन हम एक साथ ले लेते हैं, तो अच्छा होगा कि आप अपने शरीर को सुनो और देखो और महसूस करो। आपका शरीर आपको बताता है कि आपको पानी की आवश्यकता कब और कितनी है, भोजन की आवश्यकता कब और कितनी है, और नींद की आवश्यकता कब और कितनी है। हम उसको किसी पैमाने में नाप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 6 लीटर पीना है या 8 घंटे सोना है या इतना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने शरीर को अगर आप शांत मन से ऑब्जर्व करोगे तो कुछ समय में आपको पता लगने लगेगा कि आपका शरीर कितना भोजन चाहता है, कितना पानी चाहता है और कितना नींद चाहता है। इसीलिए आपको प्यास का अनुभव होता है, भूख का अनुभव होता है, नींद का अनुभव होता है। आपके सारे डॉक्टर, सारे विशेषज्ञ आपके ही अंदर हैं, बस उनको सुनने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने विशेषज्ञ को छोड़ के किसी और विशेषज्ञ को सुना तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। बिल्कुल सर, आपने सही कहा एकदम। चलिए इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं। जी जी जी। तो हम अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। करेंगे हम उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लें, हथेली जंघा के बगल में, कंधे ढीले, ठुड्डी नीचे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाना है आपको 45 डिग्री पे। बस सामान्य श्वास के साथ यहाँ पे रुकना है। जब आप पैर को ऊपर उठाएं तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपकी पूरी पीठ मैट से लगी हुई हो, कंधे ऊपर ना उठें। जब आप पैर को ऊपर उठाते हो तो साथ में आपके कंधे भी ऊपर उठ जाते हैं, तो कंधे को ढीला छोड़ना है, कंधे ड्रॉप कर दें और ठुड्डी को नीचे रखें। पैर को ऊपर रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जब तक आपकी सामर्थ्य है तब तक आप उसको रोक के रखें। श्वास सामान्य ही रखें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आएं। ये उत्तान पादासन। आजकल हमने देखा है बहुत सारी महिलाओं को पैर में काला धागा बांध के घूमती रहती हैं। तो होता क्या है
कि नाभि उनकी अक्सर डिग जाती है। मैंने बहुत सुना है कि उनकी नाभि डिगी हुई है, इसलिए वो अंगूठे में या टखने में काला धागा बांध के रखती हैं। तो जिनकी नाभि डिग गई है, नाभि को ठीक करने के लिए उत्तान पादासन एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यदि नाभि अपने स्थान पे ठीक ना हो तो भी आपका पाचन खराब हो जाता है। यदि नाभि आपकी ऊपर की तरफ आ जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे की तरफ चली जाए तो लूज मोशन हो जाता है। तो आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करे, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल सेंटर में हो। तो यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी नाभि अपने जगह से हट गई है तो आप उत्तान पादासन का अभ्यास करें। उत्तान पादासन के अभ्यास से नाभि अपने स्थान पे वापस आ जाती है। अब हम अगला अभ्यास करेंगे नौकासन का। दोनों पैरों को मिला लें, हथेली जंघा के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर और सर दोनों को एक साथ उठाना है। और ध्यान रखें, पैर और सर एक लेवल पे उठने चाहिए, पैर को ज्यादा नहीं उठाना है और पीठ को सीधा करके रखना है। थोड़ा स्पाइन को सीधा करें, सामान्य श्वास के साथ यहां पे रुकना है। आप जबरदस्ती ना करें, जब तक आप आराम से रुक सकते हैं तब तक रुकें। अब आप देखिए, यहां पे महसूस करिए आपके पेट में वाइब्रेशन हो रहा होगा। यह अभ्यास भी धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आए। नौकासन का अभ्यास भी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, खिसकी हुई नाभि को यथास्थान वापस लाता है। और यदि आपके पेट पे फैट बढ़ा हुआ है, आपका पेट मोटा हो गया है, तो उसको भी कम करने में बहुत उपयोगी है। अब हम करेंगे सेतुबंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें, एड़ी को नितंब के बगल में रखें, पंजे समानांतर। यदि आप टखने को पकड़ सकते हैं तो टखने को पकड़ लें, और यदि आप नहीं पकड़ सकते तो हथेली नीचे की तरफ रख के फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं। कमर ऊपर उठाने के पश्चात शरीर को आगे की तरफ पुश करना है ताकि घुटने में आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाए और आपका चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए, चिन से लग जाए। श्वास सामान्य रखेंगे। ये अभ्यास भी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और पाचन को सुधारने में बहुत उपयोगी है। साथ में यदि किसी को कमर से संबंधित समस्या है तो उनके लिए भी एक अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस विश्राम करें। और अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लें, हथेली जंघा के बगल में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएं। श्वास निकालते हुए घुटने को मोड़ें, घुटने को चेस्ट के ऊपर लें, हाथ की उंगली फंसा के ऊपर से पकड़ें। अभी सर नहीं उठाना है, कुछ समय ऐसे ही रुकना है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, वो लोग सर को नहीं उठाएंगे, बाकी लोग उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएं और चिन को घुटने से ऊपर लगाएं। यहाँ पे सामान्य श्वास के साथ रुकेंगे, जैसा कि नाम से ही विदित है, इसका नाम है पवन मुक्तासन। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो जो समान वायु है वो पाचन की से संबंधित है। पाचन हमारा सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए समान वायु कार्य करती है। तो इस अभ्यास से हमारा समान वायु सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर देता है। और यदि आपके शरीर में अपान वायु की अधिकता है तो वो भी बाहर निकल जाएगी और आप हल्कापन अनुभव करेंगे, जठराग्नि प्रदीप्त होगी। कई बार हम इस अभ्यास को करवाते हैं तो अभ्यास करते ही करते कई लोगों की गैस रिलीज हो जाती है। हाथ को धीरे से नीचे ले आए, श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें 90 डिग्री पे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। अब शवासन में पैरों को ढीला छोड़ दें, हथेली जंघा के बगल में। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करें।
हथेली कमर से आधे फीट की दूरी पर, ठुड्डी नीचे, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपका सारा थकान श्वास के साथ साथ बाहर निकल रहा है। जी, बहुत खूब सर। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त ये देख रहे हैं उन्हें इन क्रियाओं से बहुत फायदा मिलेगा। जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र से ही जुड़ी हुई, कि इसे सुधारने के योग की क्रियाएं तो आप हमें बता ही रही हैं, इसके अलावा कोई और उपाय? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा हमें कुछ और उपाय करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हम शवासन में लेटे हैं, तो शवासन में ही एक उपाय हम कर सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसमें कि हम सांस भरते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे और श्वास निकालते हुए पेट को नीचे ले जाएंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग कई सारे रोगों में बहुत ही कारगर है। जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की शिकायत हो तो उसके लिए है, आप तनाव में हो उसके लिए है, आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी है, उसके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में ही ये पाचन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसके दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो जो हमारा पाचन है, जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो इस तरह की एक्टिविटी है, वो बिल्कुल पैरासिम्पैथेटिक अराउजल में ठीक से काम करती हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए हमें तैयार करता है। तो जैसे कभी इमरजेंसी आ जाए, तो हमें भागना हो या बचना हो, तो हमारे शरीर की तैयारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है। उसके बाद जैसे ही वो सिचुएशन हट जाती है, तो तुरंत पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है और हमारा शरीर विश्राम की स्थिति में होता है। तो जब आप विश्राम की स्थिति में होते हो, तभी आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करता है, तभी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक से होती है। इसीलिए आजकल क्या होगा है कि डाइजेशन लोगों का गड़बड़ है और इम्पोर्टेंसी बढ़ गई है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वो कभी भी तनाव मुक्त हो ही नहीं पाते, कभी वो विश्राम की स्थिति में आ ही नहीं पाते। क्योंकि होता क्या है कि पहले तो हम प्रकृति के बीच में रहते थे, तो कभी शेर आ गया या सांप आ गया या कभी लड़ाई हो गई, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि जब हमें फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार होना पड़ता था। लेकिन आजकल स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि आपका सुबह से लेकर शाम तक और जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वो आपके लिए शेर का ही काम करता है। वो हमेशा हमें तनाव में रखता है। हमारा स्ट्रेस एक जाता नहीं, तब तक दूसरा स्ट्रेस आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा पाचन कभी ठीक से हो ही नहीं पाता। तो इसके लिए आपको विश्राम की आवश्यकता है। इसीलिए जब हम शवासन में लेटे हैं, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। एक तो ये हो गया। बाकी अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किन कारणों से हमारा पाचन खराब हुआ है, तो हमें उन कारणों पे सुधार करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बोला कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, तो थोड़ा ओवर ईटिंग से आप बचें। यदि आप बिल्कुल ही उपवास करते हैं तो उससे भी बचें। दोनों एक्सट्रीम से आपको बचना है, बैलेंस रखना है। इसीलिए योग में मिताहार की बात की गई है। बोला गया है सुस्निग्धम मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहारस्य उच्यते। इस श्लोक में देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि अब बोला गया है ना, चतुर्थांश विवर्जिते, यानी आपको इतना ही खाना है कि आपके पेट का 1/3 हिस्सा बचा हुआ रहे। आपको मतलब सिर्फ आधा हिस्सा सॉलिड से भरना है, और जो 1/4 है वो आपको लिक्विड से भरना है, और 1/4 को बिल्कुल खाली छोड़ना है, ताकि प्रॉपर आपका वो चर्निंग मूवमेंट हो सके और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका हो सके, जिससे आपकी पाचन ठीक से हो सके। तो और साथ में ये भी बोला गया है कि भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार से उच्यते, यानी भगवान शिव को समर्पित करके, यानी अपने आराध्य को समर्पित करके। इसका अर्थ क्या हुआ कि शांत मन से यदि आप भोजन करोगे तो आपका खाना ठीक से पच जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि आपको व्यायाम की कमी की वजह से आपकी जठराग्नि मंद है, तो आपको व्यायाम अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। आपको सक्रिय जीवन जीना। आप कभी देखिएगा कि यदि आप वीकेंड पर सुबह से शाम तक खाली बैठे हुए हो, तो आप सिर्फ खाने के लिए खाते हो, अदरवाइज भूख नहीं लगती। लेकिन कभी आप सुबह से शाम तक कंटिन्यूअस काम करो तो आपको बहुत अच्छी भूख लगती है। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं। और साथ में जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि वात पित्त कफ की वजह से भी यदि हमारी जठराग्नि इम्बैलेंस है, तो हम उसका उपाय कर सकते हैं कि यदि वात की अधिकता की वजह से आपकी जठराग्नि
जैसे हमने बोला कि वात की अधिकता हो गई तो क्या होता है कि आपकी जठराग्नि क्या होता है, कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि आपको घी लेना है जी 2 चम्मच, और उसमें 1 चुटकी ये सौंठ का पाउडर और 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के खाने के आरंभ में उसको आपको लेना है। तो जब वात बढ़ता है तो शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ऐसे समय आप देखिए, जब आप स्टूल पास करते हो तो स्टूल बिल्कुल ड्राई होता है और बहुत मुश्किल से निकलता है, पेनफुल होता है। तो ऐसे में यदि आप ये लोगे तो आपका वात बैलेंस हो जाएगा जी। और यदि मान लीजिए कभी हमें लंबे समय फीवर हो जाता है, तब भी हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, हाँ, खाने को घी में थोड़ा सा पका के अच्छे से तब लेना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे पास आखिरी के 4 मिनट हैं सर। जी जी जी। तो हम क्रियाओं को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी। तो धीरे से उठ के बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, भद्रासन, स्वास्तिकासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है। दोनों हथेली घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी और अंगुष्ठ मिला हुआ, बाकी 3 उंगलियां सीधी नहीं रखना, उसको लूज छोड़ना है, रिलैक्स कर दें, कूहनी को ढीला छोड़ दें, कंधे थोड़े से पीछे की तरफ, स्पाइन स्ट्रेट। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के लिए भरिए श्वास और पेट को अंदर झटका देके सांस को बाहर छोड़ना है। हाँ, इस तरह से बारंबार पेट को अंदर झटका देते रहना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये कपालभाति आपकी, देखिए पेट में जैसे झटका लग रहा है तो जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो रही है। समान वायु पे इसका सीधा प्रहार है तो आपका समान वायु भी ठीक से कार्य करेगा। और साथ में यदि आपका फैट बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में कफ की अधिकता है, तो वो कफ को भी कम करेगा। रुक जाएं, श्वास बाहर निकाल के अभ्यास को विराम दें। एक अभ्यास और हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में जैसे हमने कपालभाति में सिर्फ सांस को बाहर छोड़ा था, भस्त्रिका में सांस लेना और छोड़ना दोनों है। स्टार्ट करें, तेजी से सांस को लेना है, छोड़ना है। बहुत अच्छा। तो ये भस्त्रिका भी पाचन के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। श्वास को बाहर छोड़ के अभ्यास को विराम दें। और एक आखिरी अभ्यास ध्यान का। कुछ समय ऐसे ही बैठे रहें, कमर गर्दन सीधी, फोकस भ्रू मध्य पर, पलकों को ढीला छोड़ के और सामान्य रूप से चल रही श्वास के प्रति सजगता बनाए रखें। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पैरासिम्पैथेटिक अराउजल आपके पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो यदि आप ध्यान का अभ्यास करोगे तो आप चिंता से, क्रोध से, डिप्रेशन से, ऐसे सारे मानसिक व्याधियों से बच जाओगे और आपका पैरासिम्पैथेटिक अराउजल होगा, जिससे फिर आपका पाचन इंप्रूव होगा। क्योंकि शांत जितना आपका मन होगा, पाचन आपका उतना अच्छा होगा। जितने आप आपादापी में होगे, जितने भागम भाग से भरे हुए रहोगे, उतना आपका पाचन डिस्टर्ब होगा। तो ध्यान उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब हम शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ें, भरें श्वास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जितनी भी क्रियाएं आपने हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए, इस सारी जानकारी के लिए, किस तरह पाचन तंत्र किसी भी व्यक्ति का बेहतर हो सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद करते हैं हम हमारे डेमोन्स्ट्रेटर का भी, मुरली जी, आपने एक एक स्टेप हमारे दर्शकों को करके दिखाया, उसके लिए बेहद धन्यवाद आपका। धन्यवाद हर एक उस पार्टिसिपेंट का, उस एक दर्शक का जिसने ये कार्यक्रम देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सर की बात ज़रूर मानेंगे। आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आपका पाचन बेहतर होगा। इस कार्यक्रम को देखते रहिए और हर रोज़ हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं सुबह 8 से 8:45 तक, और इसका पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं PM ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक शाम को 8 से 8:45 तक। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से एक नया विषय लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए PM ई विद्या चैनल और योग करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।